टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लान यानी आर्थिक आयोजन। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कवर किए जाएंगे और इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले में मैं हिस्ट्री कवर करूंगा, उसके दूसरे पार्ट में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वहां से लेकर के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वहां तक के जितने प्रश्न बनेंगे वहां तक उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक आयोजन, ठीक है, इकोनॉमिक प्लान। तो सबसे पहले देखिए प्लान होता क्या है, ठीक है, प्लान है क्या। तो प्लान का अर्थ होता है यानी योजना का अर्थ होता है किसी एक निश्चित समय अवधि, ठीक है, इसमें एक निश्चित सर्टेन, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक निश्चित समय अवधि होगी और जिस भी देश में ये बन रहा है उस देश में उपलब्ध जो भी रिसोर्स होंगे, संसाधन होंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या किया जाएगा, जो लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं वह लक्ष्यों का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा, ठीक है, निर्धारण किया जाएगा। तो एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कुछ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रारूप हम लोग तैयार करते हैं, जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। योजना का मतलब है किसी एक निश्चित समय अवधि में देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कुछ वांछित लक्ष्यों को निर्धारित करना और उसके संबंध में जो प्रारूप तैयार किया जाएगा यानी आउटलाइन जो बनाया जाएगा, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, योजना कहेंगे। ठीक, तो योजना का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब योजना शब्द का सबसे पहले यानी प्रयोग किसने किया और किसने इस शब्द को दिया। तो योजना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्वे का जो व्यक्ति था जिसका नाम था सोने हाइडर, ठीक है, इस व्यक्ति ने 1911 ईस्वी में योजना शब्द को दिया। तो योजना शब्द को किसने दिया, यानी कि नॉर्वे के निवासी सोने हाइडर ने 1911 में इस शब्द को दिया। अब सबसे पहले योजना कहाँ लागू होती है विश्व में अगर बात करें तो सबसे पहले रूस में 1920 ईस्वी में योजना लागू होती है जो समाजवादी मूल्यों पर आधारित थी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर रूस में सबसे पहले जो है योजना लागू होती है जो समाजवादी मूल्यों पर आधारित थी। इसी योजना से यानी भारत प्रभावित था और भारत में इसी के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार किया जाना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले किसने योजना का प्रारूप तैयार किया, तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले इस पे चलते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी। तो इसकी आवश्यकता जो है निम्न कारणों से पड़ी, ये कारण है उसके। तो पहले हम लोग इसको ही डिस्कस कर लेते हैं कि योजना की आवश्यकता यानी ये जो जब हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, जब जो है कैबिनेट मिशन आया उसने कहा कि भारत को जो है आज़ाद कर दिया जाएगा, फिर जो है भारत का संविधान जो है बनना प्रारंभ हुआ। और आप देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और फिर संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, ठीक है। उसमें जो है संविधान सभा का जब गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को, तो पहला जो है उसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन बाद जो है स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इस तरीके से संविधान में 11 बैठकें होती हैं, 15 महिलाएं जो है उसमें भाग लेती हैं। टोटल पहले 8 थी, बाद में 15 हो गई, ठीक है। और 11 जो है इनके अधिवेशन होते हैं। फिर बाद में ये माना जाता है कि एक और अधिवेशन हुआ लास्ट में, तो 12 अधिवेशन हो गए। तो ये चीजें जो है बाद की हैं, पहले इतिहास इसका स्टार्ट करते हैं। तो 1934 ईस्वी में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया जो है जिनका जन्म मद्रास में होता है और वह जो है एक इंजीनियर थे
जो है उन्होंने भारत के लिए सबसे पहले यानी योजना का प्रारूप तैयार किया। वह 10 वर्ष की योजना थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय को क्या करना है, यानी दोगुना करना है। जो उद्योग हैं, ठीक है, उन उद्योगों को प्रमोट करना है और जो है प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। इसी पुस्तक में वो जो है 10 वर्षीय योजना का प्रारूप क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए ये माना जाता है एम विश्वेश्वरैया को भारत में योजना का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जो है, यानी कि इनको इकोनॉमिक प्लान के नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो योजना का जनक या योजना का पिता किसे कहा जा रहा है, एम विश्वेश्वरैया को कहा जा रहा है। फिर इसके बाद जो है 1938 ईस्वी में आपने देखा होगा हरिपुरा में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है एक समिति गठन होती है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग यानी कमेटी। और इस कमेटी का ये काम था कि ये योजना के प्रारूप को तैयार करे और बताए कि किस तरीके से भारत में योजना बनेगी। बट ये जब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1942 में, तब तक भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी अंग्रेजों के द्वारा ये योजना, ये कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो भी लागू नहीं हो पाई। तो यहाँ पर ये पहली बार जो है राष्ट्रीय आयोजन समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, पीटी नेहरू को बनाया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आगे चल करके 42 के बाद 44 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिल करके एक योजना बनाई जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिरला परिवार था, उसमें जो है यानी कि टाटा ग्रुप था, ठीक है। तो इन लोगों ने मिल करके जो है एक योजना बनाई जिससे क्या किया गया, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद 1944 में ही एम.एन. राय के द्वारा एक पीपुल प्लान बनाया गया, जनवादी योजना के नाम से या जन योजना के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। लेकिन ये भी योजनाएं जो है जो बनाई जा रही थी वो लागू नहीं हो पा रही थी, या उनका जो प्रारूप तैयार किया जा रहा था वो लागू नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में यानी ब्रिटिश की सरकार थी। अब 1944 में एम.एन. श्रीमन नारायण द्वारा एक गांधीवादी जो है योजना तैयार किया गया, गांधीवादी मूल्यों पर कि व्यक्ति को कम से कम जो है यानी कि इतने गज जमीन चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको जो है भोजन चाहिए। तो इस आधार पर जो है क्या किया गया, एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया श्रीमन नारायण के द्वारा, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन आ गया, उसने ये कह दिया कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। तब उसके बाद 1946 ईस्वी में जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, उस समय केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक स्थायी योजना आयोग का क्या किया गया, सुझाव दिया गया कि परमानेंट यानी प्लानिंग कमीशन का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो इसने सुझाव दिया और यह सुझाव कैबिनेट में गया, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये माना गया कि यानी कि योजना आयोग का गठन किया जाए जो कि योजना का निर्माण करेगा। लेकिन यह यानी आयोग कैसा होगा, ये एडवाइजरी बॉडी होगा, सलाहकारी जो है संस्था होगी, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी के नाम से जाना जाएगा। फिर 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में यानी कि ये सुझाव प्रस्तुत किया गया और इस सुझाव को एक्सेप्ट किया गया, और फिर इसके बाद एक परमानेंट संस्था अस्तित्व में आई जिसे 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया, जिसका नाम योजना आयोग रखा गया। तो योजना आयोग का गठन कब हो रहा है, डेट याद रखना है, 15 मार्च 1950 को। ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, यानी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सलाहकारी संस्था है। इसके बाद इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो भारत में संसाधन है उस संसाधन के आधार पर यानी ये योजना का प्रारूप तैयार करेगा।
अब इसके बाद जो है योजना का प्रारूप तो तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कहा गया कि इसका एक्सेप्टेशन यानी इसको स्वीकृत करने के लिए भी एक जो है क्या किया जाए, संस्था का निर्माण किया जाए। और 1952 6 अगस्त 1952 को एक संस्था अस्तित्व में आई जिसे एनडीसी नाम दिया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन दोनों संस्था, इसका काम था योजना का प्रारूप तैयार करना, प्लानिंग कमीशन का। इसका काम था योजना को एक्सेप्टेशन देना, स्वीकृति प्रदान करना, और स्वीकृति प्रदान करने के बाद ये इसको अनुमति दे देता था, अनुमोदित कर देता था, और योजना क्या हो जाती थी, लागू हो जाती थी। अब ये दोनों संस्थाएं कैसी हैं, यानी सलाहकारी संस्थाएं हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका अध्यक्ष कौन होगा, इनका जो संस्थाओं का अध्यक्ष होगा पादेन, पादेन का मतलब है जो उस समय पद पर होगा, वो देश का जो प्रधानमंत्री है वह जो है इसका क्या होगा, यानी अध्यक्ष होगा। और फिर अध्यक्ष की सलाह के लिए क्या किया जाएगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा। तो इसलिए देश का पहला यानी कि जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब बनाया गया तो यानी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे पहले, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद जो है यहाँ पर 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया। इसका काम था योजना को बनाना, इसका काम था योजना को स्वीकृति प्रदान करना। ये दोनों संस्थाएं गैर संवैधानिक या सलाहकारी संस्था थी। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री। फिर बाद में एक और संस्था गठित हुई जिसका नाम रखा गया एनपीसी, नेशनल प्लानिंग काउंसिल, जिसे योजना आयोग का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम था यानी योजना जो लागू हुई है उसका एवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना। तो ये 1965 में इस्टेब्लिश होती है और इसे योजना का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब आगे चल करके इन तीनों जो संस्थाएं गठित हुई, इसका काम था योजना को बनाना। और योजना जो है 1950 में ये संस्था अस्तित्व में आई और 1 अप्रैल 1951 से क्या हुआ, देश में योजना यानी लागू हुई, जो कि पाँच वर्षों के अंतराल से, ठीक है, 5 वर्षों के अंतराल से ये योजना का प्रारूप तैयार किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा 2017 तक आते आते 51 से लेके 2017 तक जब हम लोग पहुँचे तो भारत में जो है यानी 12 यानी 5 ईयर प्लान जो है रन कर चुके थे, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू हो चुकी थी। अब इसी समय आप देखेंगे 2014 में यानी कि सरकार नई आती है जिसमें जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। और पद ग्रहण करने के बाद यानी कि इन जो संस्थाएं बनी हुई थी, इन संस्थाओं को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है किसमें, नीति आयोग में। एक नया आयोग बनता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नीति आयोग कह रहे हैं, जिसकी स्थापना कब हो रही है, 1 जनवरी 2015 को। और इसका नाम क्या है, नीति आयोग का राष्ट्रीय, ठीक है, भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। इसे थिंक टैंक के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, यह थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है। और ये अब जो 5 वर्षों की योजना बन रही थी, अब इसमें कहा गया कि यह जो है एक लंबी योजना का प्रारूप तैयार करेगी, जिसे हम लोग प्रोस्पेक्टस प्लान के नाम से जानेंगे, दृष्टि योजना के नाम से, जो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की होगी, और जिसमें छोटे लक्ष्य भी होंगे और मध्यम और लक्ष्य भी होंगे और दीर्घकालीन लक्ष्य भी होंगे, ठीक है। तो इस आधार पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और इसका यानी जो अध्यक्ष होगा वह भी कौन होगा, यानी देश का जो पादेन प्रधानमंत्री है वह भी इसका अध्यक्ष होगा। तो यानी नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है,
यानी कि पहला अध्यक्ष जो है जो बना था वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अरविंद पनगड़िया को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब इसके बाद जो अन्य चीजें हैं वो 51 के बाद चलेंगी। अब यहाँ पर संविधान बन रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था, और यानी संविधान बन करके क्या हुआ, तैयार हो गया। और उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, और ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसमें आप देखेंगे यानी कि संविधान में हमारे जो भाग हैं वो 22, जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, कितने 395। मूल संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियां कितनी है, मूल संविधान में 8, बाद में 4 और जुड़ी, तो ये हो गई कितनी, 12, टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। अब जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि जो राज्यों का गठन हुआ, आर्टिकल आप 1 देख रहे हैं जिसमें ये कहा गया इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, और जो राज्य हैं उनका भी विकास करना है। तो आपने देखा होगा जो नीति निर्देशक तत्व जो है जो भारत में जो जोड़े गए संविधान का, जो आप जो है यानी भाग 4 देखेंगे, 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात किया गया, ठीक है, और यानी कि आप देखेंगे 32 से लेकर के 51 तक जो है हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। आप जो है यहाँ पर देखेंगे भाग 1 में क्या है, भाग 1 में जो है भारत है, ठीक है, यानी संघ और राज्य की बात किया गया, ठीक, संघ और राज्य, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसके बाद भाग 2 में देखेंगे क्या है, नागरिकता है, जो आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 12 तक है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, आप देखेंगे, ठीक है, जो 14 से लेकर के जो है कहाँ तक है, आर्टिकल 32 तक है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी बात किया गया। फिर उसके बाद भाग 4 क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात किया गया, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, जिससे हम लोग डीपीएसपी के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, सभी जो उस राज्य में रह रहे लोग हैं उनकी जीविका सही से चले, उनके जीवन यापन सही से हो, उस जीवन का जो है यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो है कल्याणकारी चीज़ों को लाया जाए, इसकी बात किया गया। तो यानी कि इस डीपीएसपी सिद्धांतों का क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, ठीक है। इसकी आवश्यकता इसलिए थी योजना की। दूसरा क्या है कि प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में क्या करना है, यानी वृद्धि करना है, उत्पादन बढ़ाना है, जिसमें जो है राष्ट्र की यानी जो वृद्धि है वह हो, और प्रत्येक व्यक्ति की इनकम में भी क्या हो, वृद्धि हो। इसके साथ जो निर्धनता है यानी कि जो गरीबी है, जो उसका दुष्चक्र है, परिणाम है, यानी कि ये जो ट्रैप में फंसा हुआ है, गरीबी के जाल में फंसा हुआ है भारत जो है, यहाँ के लोगों की इनकम कम है, रोजगार का अवसर कम है, यहाँ पर जो है रोजगार कम मिल रहा है, उत्पादन जो है कम है, इस चीज को बढ़ाना है। इसलिए निर्धनता के दुष्चक्र की क्या करना है, समाप्ति करना है। इसके साथ भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है, क्योंकि भारत खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं था। हमने अमेरिका से जो है उच्च उत्पादकता वाले बीजों को खरीदा। जब भारत में 1960 के दशक में यानी 1966 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर भारत 1976 में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हुआ। तो वो खाद्यान्न पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। संचार की सुविधाएं नहीं थी, आपने देखा व्यापार बहुत यानी कि अधिक नहीं हो रहा था, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, बहुत सारी जो है सुविधाओं का डेवलपमेंट करना था। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं नई समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, तो अब इसकी भी समस्या है। अब आपने देखा होगा अभी जो गलगोटिया विश्वविद्यालय में एआई समिट हुआ, एआई फॉर आत्मनिर्भर भारत जो है एआई समिट चल रहा था। तो एआई के क्षेत्र में भारत अभी तीसरे पोजीशन पर है वर्ल्ड में, ठीक है, तो इसके क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता चाहिए, ठीक है।
तो ये जो है नए नए जो क्षेत्र उभर रहे हैं उसमें भी क्या है, आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। इसकी भारत में आप देखेंगे प्राकृतिक और मानवीय जो संसाधन है वो अधिक मात्रा में है, और इनका उचित जो है ऑप्टिमम जो है यूज कैसे किया जाए इसकी बात किया गया, क्योंकि भारत एक यानी प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है और यहाँ मानवीय संसाधन भी अधिक मात्रा में है। आप देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, 140 करोड़ की आबादी है। प्राकृतिक संसाधन भी यानी नेचर ने भारत को बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इनका उपयोग कैसे किया जाए। अब यहाँ पर एक आप स्टेटमेंट्स देखिए, विदेशियों का स्टेटमेंट्स है, भारत निर्धन निवासियों का धनी देश है। यानी भारत में आप विविधता के आधार पर देखेंगे बहुत सारी विविधता है। भारत में सभी प्रकार के सीजन होते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादन होती हैं। भारत में आप देखेंगे कि जो है भारत का सुरक्षा प्रहरी, आप हिंद महासागर को यहाँ से नीचे से आप देख रहे हैं, उधर जो है आप हिमालय पर्वत को देख रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि भारत में संसाधन बहुत सारे हैं, पशुधन का देश है भारत, ठीक है। तो भारत में संसाधन पर्याप्त हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इनका यूज कैसे किया जाए जिससे कि देश का विकास हो, तो इसलिए जो है ये विदेशियों का एक स्टेटमेंट है कि भारत निर्धन निवासियों का धनी देश है, ठीक है। प्राकृतिक संपदा से हिसाब से भारत धनी देश है, लेकिन यहाँ के निवासी क्या है, निर्धन है, क्योंकि इन संसाधनों का ऑप्टिमम या अनुकूलतम यूज नहीं हो पा रहा है। देश का संतुलित विकास करना है बैलेंस तरीके से, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप कर जाए, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर डेवलप ना कर पाए। तो बैलेंस बनाकर चलना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में सभी में निवेश की ज़रूरत है, इसलिए बैलेंस डेवलपमेंट की थ्योरियाँ आई, ठीक है। तो आपने देखा होगा संतुलित विकास के संदर्भ में रेगनर नैक्स ने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। उन्होंने जो है गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत दिया था, जो आप देख रहे हैं कि निर्धनता के दुष्चक्र की समाप्ति करना है, ठीक। तो संतुलित विकास कैसे किया जाए, इस सभी सेक्टरों पर फोकस किया जाए। फिर रोजगार सुविधाओं का विकास करना है कि भारत में रोजगार का सृजन किया जाए, उसके लिए जो है विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लाया जाए, जिस तरीके से यानी कि रोजगार में वृद्धि होगी तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी क्या होगी, कम होगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो रोजगार के सुविधाओं का क्या करना है, विकास करना है। आर्थिक संरचना का निर्माण करना है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा जिस पर जो है देश की समृद्धि टिकी होगी। फिर शिक्षा और तकनीकी का स्तर ऊंचा करना है, ठीक है। तो ये उस समय आप देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, लोग लिटरेट भी कम थे, और इस तरीके से जो है शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है, चिकित्सा सुविधाओं का स्तर ऊंचा करना है, तकनीक का स्तर ऊंचा करना है। जैसे आप देखेंगे आज जो है एआई का ज़माना है, उस समय कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। उस समय तकनीक पिछड़े प्रकार की थी, अगर संसाधन का उपयोग करना है तो लेबर ज़्यादा लगती थी, भारत में लेबर एक्सेस था। तो तकनीक जब आएगी तो क्या होता है कि समय बचता है और जो है संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। फिर समाजवादी समाज की स्थापना करनी थी कि सभी का कल्याण हो, उसमें आय का असमान वितरण ना हो, कोई उच्च और कोई निम्न वर्ग में डिवाइड ना हो, तो इस तरीके से सबका क्या किया जाए, यानी कि विकास हो। तो ये प्रमुख प्रकार की आवश्यकताएं थी, इसलिए जो है देश में योजना का प्रारूप क्या किया गया, तैयार किया गया, और 1951 से योजना भारत में लागू हुई। ये क्या है, योजना एक प्रकार की तकनीकी है, यानी जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनके संबंध में प्राप्त करने के लिए उनका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और इसी को हम लोग जो है योजना कहते हैं। तो ये पहला जो है आपने देखा, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने योजना के इतिहास पर चर्चा किया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके जो है कारकों का हमने जो है जिक्र किया।
अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में चलेंगे, जिसमें भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक किस योजना में क्या क्या हुआ। जैसे पहली योजना आपने हैरड डोमर मॉडल पर देखी, दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल पर, तीसरी योजना जेवी सैंडी मॉडल पर। तो उन योजनाओं के अलग अलग मॉडल हैं, उन योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कितना ग्रोथ रेट यानी टारगेट किया गया, कितना अचीवमेंट हुआ, कौन योजना सफल हुई, कौन विफल हुई, उस योजना के कार्यकाल में कौन कौन सी देश में योजनाएं लागू की गई, और कहाँ उद्योग लगे, कहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया, बैंकिंग सेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया, और विभिन्न प्रकार के तकनीकी क्षेत्र का प्रवेश हुआ। तो वो सब एक पीरियड है जो चलेगा 1951 से लेके 2017 तक। और आप देख रहे हैं वर्तमान समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, यानी हम लोग 75 साल जो है बिता चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और उस देश के आज़ाद में क्या प्रगति हुई भारत की, उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट सेकंड आएगा, आप जरूर देखिएगा।